हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल गुप्ता आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला में आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान का परिचय। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलिए, कल हम लोग ने ब्रांचेस देखा था, आज आगे के ब्रांचेस देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग कल की थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक से हुई है। ये ग्रीक भाषा से आया हुआ है। अब आगे उसके क्या देखा था? बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया? तो ये बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। उसके बाद हमने क्या देखा? फादर कौन थे? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो एरिस्टोटल का नाम लिया था हमने। और उसके आगे हम लोगों ने आपको चार ब्रांचेस बताए थे। पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी और उसके बाद हमने जेनेटिक्स बताया था। तो पहले हम लोग जूलॉजी, तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब जहाँ पे जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। और इसके फादर किसको कह रहे थे? एरिस्टोटल को। और एरिस्टोटल ने ही इस पे क्या की थी? अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, जिसका इनके पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया। उसके बाद इसमें देखा इन्होंने किस पे काम किया था? इस पे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे काम किया। और ये हम लोगों ने जूलॉजी के बारे में देखा था। अब उसके बारे अंदर हम क्या देखे थे? बॉटनी के बारे में बताया था। तो बॉटनी में क्या किया जाता है? जहाँ पे पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कह रहे थे? बॉटनी कह रहे थे, जिसको हिंदी में हम लोग वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। अब उसके आगे क्या देखा? इसके फादर कौन कहे जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इन्होंने भी बॉटनी पे अपनी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और इन्होंने किस पे काम किया था? इसमें मॉर्फोलॉजी पे काम किया था। अब आगे हम लोग आज क्या देखेंगे? तीसरा ब्रांच के हम लोग का क्या था? तीसरा ब्रांच था माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें क्या किया जाता है? हमने आपको बताया था कि जूलॉजी में किसमें अध्ययन किया जाता है? जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर बॉटनी की बात करें तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात कर रहे इसमें माइक्रोबायोलॉजी में क्या किया जाता है? टू स्टडी अबाउट माइक्रोब्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अभी हमने जाना कि इसमें अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद इसके पिता कौन थे उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके फादर किसको कहे जाते हैं? इसके फादर हम लोग का नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। और इनको तो फादर माइक्रोबायोलॉजी को किया जाता। और इन्होंने साथ में क्या किया था? डिस्कवरी की थी। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज करने का श्रेय ल्यूवेनहॉक को जाता है। बैक्टीरिया, तो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको? माइक्रोबायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? बैक्टीरिया की खोज की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब ये बारिश के पानी में क्या हुआ था? इनके नाखूनों में कीचड़ घुस गया था, तो उसमें इनको बैक्टीरिया देखने को मिला था। तो इसीलिए बैक्टीरिया की खोज करने का श्रेय ल्यूवेनहॉक को जाता है। और साथ ही इनको माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। तो चलिए, ये हम जान लिए। ये तीसरा ब्रांच था। अब चौथा ब्रांच हम लोगों ने आपको क्या बताया था? चौथा ब्रांच हम लोगों ने आपको जेनेटिक्स बताया था। चलिए अब जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं। चौथा ब्रांच जेनेटिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं? आनुवांशिकी। ठीक है। तो अब हम बता रहे हैं, अब इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हम लिखेंगे टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? वंशागत। अगर यहाँ पे हम वेरिएशन की बात करें, इसको हिंदी में विविधता कहते हैं।
तो यहाँ पे आपको 2 वर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी में जैसे हम लोग को क्या कहा जाता है, कभी कभी कहा जाता है कि आपकी हाइट अपने पापा जैसी है, आपका नाक किसके जैसा, आपकी मम्मी के जैसा है। तो ये किसको दिखा रहा है? हमारी हेरिडिटी को दिखा रहा है। अगर हम वेरिएशन की बात करें तो अगर हम अपने सभी भाई बहनों को ले लें, हम लोग एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग में क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन। हम लोग के फंक्शन कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या हम अपने भाई बहन क्या सेम दिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो इनका फंक्शन हम लोग का क्या होता है? अलग अलग। तो हेरिडिटी वो जो माँ बाप देखने में मिलती है, और वेरिएशन क्या होता है? जो हम लोग में विविधता दिखाती है, मतलब एक दूसरे से अलग करती है, तो उसको हम लोग वेरिएशन। तो इसी के जो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम किस में करते हैं? जेनेटिक्स में। और जेनेटिक्स में ये इसका तो अध्ययन, और साथ ही हमको कुछ बीमारी आप लोग सुनते हैं वंशानुगत होती है, तो उन सब बीमारियों के बारे में भी अध्ययन हम किस में करते हैं? जेनेटिक्स में ही करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी जानकारी अब जेनेटिक्स, अब साथ में इसके फादर का नाम जान लेते हैं। इसके फादर का क्या नाम है? ग्रीगर। इसके फादर थे ग्रीगर मेंडल, और इन्होंने ही सबसे पहले मटर पे क्या किया था? काम किया था। मटर पे ही खोज का, मटर पे ही काम करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। हम लोगों तो बचपन में यही सुना है कि मटर पे काम करने किसने किया था? ग्रीगर मेंडल ने। तो इसलिए इनको साथ में क्या किया जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग चारों ब्रांचेस से थोड़ा थोड़ा परिचित हो गए कि हम लोग जूलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी के बारे में किसको पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में किसमें पढ़ते हैं, और जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं। यहाँ हम लोगों ने चारों ब्रांचेस जान लिया। अब ब्रांचेस जान लिए हैं, अब हम लोग इसके क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। किसके? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो हेडिंग हम यहाँ क्या डालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब एक जीवित जीव के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे? अब आगे हम बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि एक लिविंग सेल, एक लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंट क्या होती है, तो आप लोग क्या कहेंगे? लिविंग सांस ले सकता है, लिविंग जो होता है वो ग्रो कर सकता है, लेकिन अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो ऐसा उसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे एक एक कैरेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। हेडिंग आप लोग जान लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? पहला हम लोग का हेडिंग होगा लाइव सेल। पहला क्या होगा? लाइव सेल की बात करते हैं। एक जीवित कोशिका हमें कहाँ देखने को मिलती है? एक जीवित प्राणी हम लोग कहते हैं। अब इसको साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं? सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कर सकते हैं? कोशिकी संगठन। तो चल, यहाँ पे हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर सेल के बारे में आप लोग जानते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबसे उसकी यूनिट देखने को आपको क्या मिलेगी? बेसिक यूनिट आपको उसमें सबसे पहले एक क्या दिखता है? लाइव सेल दिखता है। एक जीवित कोशिका होनी चाहिए, और यही कोशिका जब क्या होती है, एक कोशिका है और ये आपको अपने आप को कई भागों में जब विभाजित कर लेती है, तो उससे क्या होता है? ढेर सारे सेल बन जाते हैं, और ढेर सारे जब सेल होते हैं तो उन्हीं को हम लोग आगे चल के जो ग्रुप तैयार हो जाते हैं सेल के, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और यही टिश्यू की ग्रुप जब तैयार होती है आगे चल के, उसके हम लोग ऑर्गन कहते हैं। और ऑर्गन के ही ग्रुप को क्या कहते हैं आगे? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से अब आगे हमें क्या देखने को मिलता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले, ठीक है। अब मैं एक एक के बारे में बता रही हूँ। अगर आप एक बात करें, एक जीवित प्राणी में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें क्या वहाँ पे देखने को मिलेगा? एक सेल देखने को मिलेगा। और यही सेल जब अपने आप को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके एक ग्रुप तैयार कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू।
और उसके बाद जब इसी टिश्यू को जो ग्रुप तैयार होता है उसी को आगे चल के हम लोग ऑर्गन कहते हैं, और इसी ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम, और एक फिर क्या बनता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब चलिए सबसे पहले अगर सेल की बात करें तो सेल क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब यही जब सेल का ग्रुप तैयार होता है तो सेल के ग्रुप को ही क्या, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड अ टिश्यू, द ग्रुप ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड अ ऑर्गन। जैसे हम क्या करें, ऑर्गन क्या होता है, जैसे हमारे अगर हम अपने हाथ, नाक, कान, मुंह की बात करें, ये सब एक तरीके से क्या है, ऑर्गन है। अगर आंतरिक देखें तो अगर हम लीवर की बात कर ले, हार्ट की बात कर ले, ये सब क्या है, ऑर्गन है। और इसी ऑर्गन जो एक साथ जब कई का ऑर्गन मिलके काम करते हैं उसी को हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक ऑर्गन नहीं होता, उसमें कई ऑर्गन मिलके एक साथ काम करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें कई ऑर्गन मिलके काम, तो इसी को हम लोग क्या करें, ऑर्गन सिस्टम। तो इसी से आगे चल के एक क्या बनता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, जिसको हम लोग जीवित जीव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर यूनिट की बात करें, बेसिक यूनिट हम लोगों में क्या देखने को मिलती है, सबसे पहले सेल। अगर सेल से आगे बढ़े तो टिश्यू, और टिश्यू से ही क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है, और इसी से आगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जीव का निर्माण होता है। ये थी लाइफ सेल। अब हम लोगों ने सेल के बारे में, और सेल के बारे में ही एक वर्ड का, सेल को हम थोड़ा सा और जान लें। सेल का डेफिनेशन क्या होता है, सेल के बारे में एक डेफिनेशन लिखिएगा। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ये क्या हो गया, कोशिका क्या होती है, जीवन की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ये क्या होता है, सेल को डेफिनेशन होता है, इसको याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी। चलिए, तो हमने सेल का डेफिनेशन जान लिया। अब हम लोगों ने सेल तो जान लिया, लेकिन सेल भी कितने टाइप्स के, सेल के भी टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या होगी, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल। तो यहाँ पर भी आपको सेल की बात करें तो सेल भी दो तरीके के देखने को मिलते। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या पहला क्या देखने को मिल रहा है, यूकैरियोटिक सेल, और दूसरा क्या देखने को मिल रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रीमेटिव, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, प्राचीन। अब कैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पे कैरियोटिक वर्ड भी है, दो शब्द देखने को यहाँ मिल रहे हैं, कैरियोटिक्स। और कैरियोटिक्स शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे प्रो का मतलब क्या हुआ, प्रीमेटिव, और कैरियोटिक का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं। कैरियोटिक शब्द का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ प्रो का मतलब प्रीमेटिव, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब क्या होगा, जिसमें प्राचीन काल की जो सेल देखने को मिलते हैं, उनके न्यूक्लियस प्राचीन काल के होते हैं, उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और अगर ये हम लोगों ने जाना प्रो मतलब प्रीमेटिव, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। अब यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, उसको जान लेते हैं। तो यू का यहाँ पे मतलब होता है ट्रू, और साथ में क्या होता है, कैरियोटिक का मतलब मैंने आपको बताया, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब किसमें, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, उसको हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। और जिसमें क्या मतलब प्रीमेटिव न्यूक्लियस, मतलब जिसमें क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड नहीं, बहुत प्राचीन काल के हमें न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक। अगर हम कहीं जहाँ पे वेल डेवलप्ड हमें न्यूक्लियस देखते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और जिसको हम यहाँ पे अगर हमें कहीं पे अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है तो वो है न्यूक्लियस।
चलिए यहाँ पर हमने डिफाइन किया, लेकिन इसको अब और अच्छे से डिफाइन कर देते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। तो पहली हेडिंग हम लोग का क्या होगा, प्रोकैरियोटिक। तो पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में थोड़ी सी और जानकारी जान लें, जिससे हम लोग को इसमें डिफरेंट पता अच्छे से चल सके। तो हेडिंग हो जाएगी प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम जानते हैं तो इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की बात करें, मेम्ब्रेन मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जो इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को कहते हैं केंद्रक झिल्ली। जैसे कोशिका के चारों तरफ हमें झिल्ली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो उसको कोशिका की झिल्ली कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। और इसमें क्या होते हैं, जो केंद्रक की झिल्ली होती है वो एब्सेंट होती है, और ये क्या होती है, प्रीमेटिव होती है, मतलब प्राचीन होती है। ठीक है, और ये इसमें क्या देखने को मिलती है, ये रूडिमेंट्री होती है। रूडिमेंट्री मतलब क्या हुआ कि ये जो अगर हमें क्या हो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, तो अगर वो कार्य करना भी शुरू करती है, क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है, या तो एब्सेंट होगी, या तो प्रीमेटिव होगी, या तो वो रूडिमेंट्री होगी। ये प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो अगर हेडिंग डाली, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, चलिए, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, वो क्या होता है, प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे केंद्रक क्या होगा, केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे वे क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, मतलब अच्छी तरह से उनका क्या होगा, विकास हुआ होगा, विकसित हुए होंगे। तो ये हमने जाना कि अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बात करते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन देखें, केंद्रक झिल्ली की बात करें, तो केंद्रक झिल्ली में क्या होगी, केंद्रक झिल्ली में उसमें एब्सेंट होगी, या तो प्रीमेटिव होगा, या तो रूडिमेंट्री होगी। अगर यहाँ पे हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी और वेल डेवलप्ड होगी। तो ये हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंट में जान लिया। अब इसके थोड़े एग्जांपल जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। तो पहले प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल जान लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक की अगर बात करें तो पहला आपका एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलेगा तो होगा बैक्टीरिया, और दूसरा एग्जांपल हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक एग्जांपल क्या हुआ, मतलब इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया, मतलब अगर हम इसमें देखें तो जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी वो तो एब्सेंट होगी, या प्रीमेटिव या रूडिमेंट्री, यही इनके कैरेक्टर्स हैं। और इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल कौन हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी, क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं ना, पूरी तरीके से इसको एल्गी कह सकते हैं ना पूरी तरीके से इसको बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें योजक कड़ी देखने को मिलती है किसके किसके बीच में, बैक्टीरिया और बात करें तो एल्गी की, इसलिए इसको हम लोग आगे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे प्रोकैरियोटिक के। अब आगे देखते हैं यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो यूकैरियोटिक का आपका पहला एग्जाम्पल होगा फंगल सेल, दूसरा एग्जाम्पल होगा आपका एल्गल सेल, और तीसरा एग्जाम्पल होगा आपका प्लांट सेल, और चौथे की बात करें तो एनिमल सेल। तो ये जो चारों में सेल हमें देखने को मिलती है वी यूकैरियोटिक, क्योंकि इनके अगर हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें हम लोग क्या होंगे, फंगल में भी प्रेजेंट होगी, एल्गी में भी प्रेजेंट होगी, प्लांट में प्रेजेंट होगी और एनिमल में प्रेजेंट होगी।
तो यहाँ पे हम लोगों ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस के बारे में जान लिया है। अब ये हमारे एक कैरेक्टर्स के बारे में आज हम लोगों ने जान लिया कि लाइफ सेल था, जो सेल ऑर्गेनिज्म था, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। अब इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स हम अगले क्लास में देखेंगे। और एक बार हम लोग जो इतना पढ़े उसको फिर से रिवीजन कर लेते कि आज हम लोगों ने क्लास में देखा क्या। तो सबसे पहले हमने आपको बताया माइक्रोलॉजी के बारे में, जिसमें क्या किया जाता है, माइक्रोब्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसके फादर किसको कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को। और इसके बाद हमने क्या देखा, जेनेटिक्स देखा, जिसमें हम लोग हेरिडिटरी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। और इसके फादर किसको कहा जाता है, ग्रीगर मेंडल को। इसके बारे में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, जिसमें हमने आपको बताया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक यूनिट क्या हो सकती है, सेल। और सेल के ही ग्रुप को आगे क्या कहते हैं, टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। और ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। और इसके बाद क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। और इसके बाद हमने आपको बताया सेल भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रो का मतलब भी मैंने बताया, प्रीमेटिव, जो प्राचीन होते हैं। और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिसमें प्राचीन काल के न्यूक्लियस केंद्रक देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें यू का मतलब ही मैंने बताया, ट्रू। और कैरियोटिक का मतलब बताया, न्यूक्लियस, मतलब किसमें न्यूक्लियस क्या होंगे, केंद्रक वेल डेवलप्ड होंगे, अच्छी तरीके से विकसित हो चुके होंगे, उसको हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। और आपको हमने बता दिया, अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की बात करें प्रोकैरियोटिक में तो क्या होगा, एब्सेंट होगा, प्रीमेटिव होगा और रूडिमेंट्री होगा। अगर यूकैरियोटिक की बात करें वो प्रेजेंट होगा, प्लस उसके साथ ही क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। अगर एग्जांपल देख लें तो प्रोकैरियोटिक के कौन कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी को ही किसके नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें हम लोग फंगल का सेल देख लें, एल्गी का सेल देख लें, प्लांट का सेल देख लें और एनिमल की सेल देख लें। तो यहाँ पे कैसी सेल दिखने को मिलेगी हमें, यूकैरियोटिक की। अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।